हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो ना क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2024। देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो सामाजिक विज्ञान का पेपर 7 मार्च को देने वाले हैं ना, तो उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताएंगे सभी प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की हम वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा पहला ही बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, हम इसमें बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, हमें बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है 1848 में हुई, 1817 में, 1789 में या 1615 में हुई। ठीक है, तो हमें बताना है कि देखिए दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों 1789। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर 1789, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों लिखा है ज्यूसवी मैथ्सन का संबंध था। ठीक है, तो हमें बताना है कि ज्यूसवी मैथ्सन का संबंध किससे था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से और फ्रांस के राष्ट्रवाद से, इसमें तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब रहेगा इसमें देखिए दोस्तों दो ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको सही ऑप्शन बताना चाहूँगा। इसमें देखिए दोस्तों इटली के एकीकरण से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका संबंध था इटली के एकीकरण से। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हमें बताना है कि इसमें हिंद स्वराज, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू हैं, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी हैं, ऑप्शन सी है विनोबा भावे हैं, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देखिए दोस्तों ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ठीक है, जो देखिए दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसने देखिए दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों 17 को देखकर ना सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी, लेकिन नहीं दोस्तों इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, और बी है चंद्रशेखर आज़ाद, और यहाँ पर सी है ज्योतिबा फुले, और डी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सत्याग्रह को देखकर हमें पता है कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए थे। ठीक है, लेकिन बारदौली, ठीक है, बारदौली ये देखिए दोस्तों सत्याग्रह है ना महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ठीक है, ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों वैसे सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों लिखा है जब फ्रांस छींकता है ना तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमें बताना है, इसका ऑप्शन है मेटरनिख, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है लुई फिलिप, और ऑप्शन डी है चर्चिल। ठीक है, तो हमें इसका सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देखिए दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों इस हमारा देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों भारत में संघीय राज्यों की संख्या है। ठीक है, तो हमें बताना है कि भारत में कितने संघीय राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी 29, और ऑप्शन डी है 30। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें संघीय राज्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले हमारे जो संघीय राज्य थे वो 29 थे। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों एक कम हो गया। ठीक है, एक कम हो के ये 28 रह गए।
तो हमारे देखिए दोस्तों 28 रह गए। ठीक है, कम कौन सा राज्य गया? ठीक है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर पहले देखिए दोस्तों राज्य हुआ करता था। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? ये केंद्र शासित राज्य हो गया। ठीक है, ये केंद्र शासित हो गया। पहले केंद्र शासित कितने थे? 7 थे। ठीक है, पहले केंद्र शासित 7 थे, जब एक घट गए। ठीक है, एक ये क्या हो गया? राज्य घट गया और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित हो गया। तो फिर कितने हो गए? केंद्र शासित राज्य हो गए 8। ठीक है, केंद्र शासित ये 8 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर राज्य घट गया, राज्य हो गए 28। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सही से क्वेश्चन को पढ़ना है और सही से इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसका देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है। ठीक है, इसको हमने पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें बताना है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। और देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है भारत है, ऑप्शन नंबर बी है यूएसए है, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेट ब्रिटेन है, ऑप्शन नंबर डी है रूस है। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत। ठीक है, ये भारत क्या है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमारा आबादी में भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा भारत हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, इसको हमने पढ़े, देखिए दोस्तों पढ़ते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि भारत के संविधान में ना देखिए दोस्तों 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी है 15। ठीक है, तो भाई सही आंसर इसका कमेंट करो। देखिए दोस्तों मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। जो देखिए दोस्तों अनुसूची में देखिए दोस्तों कुल कितनी भाषा हैं? 22। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो देखिए दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। बिना सभी क्वेश्चन के तैयार किए आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन को तैयार करना है और सभी सब्जेक्ट में आपको ना एक अच्छा स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लो, बाकी सभी सब्जेक्ट में आप ना कम स्कोर लेके आओ, तो स्कोर नहीं बनेगा। आपको ना सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों हमारा ये प्रश्न नंबर 8 हो गया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों एक मिनट, ये देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। ठीक है, तो हमें पता है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है जनता, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई प्रधानमंत्री होगा क्योंकि प्रधानमंत्री में सबसे ज़्यादा पावर होती है, सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। ठीक है, तो भाई बहुत स्टूडेंट क्या होंगे ऑप्शन सी यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन ये दोस्तों नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति भी नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर संसद भी नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन क्या बचा? यहाँ पर ऑप्शन बचा ए जनता। ठीक है, तो जनता में सबसे ज़्यादा पावर होती है, जनता ही प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, जनता ही राष्ट्रपति बनाता है, जनता ही सब कुछ करती है। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में हो जाएगी? भाई जनता में हो जाएगी। ठीक है, जनता से ज़्यादा पावर किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जनता हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है। सही है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों निम्न में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ? ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों बताना है कि इसमें देखिए दोस्तों किस देश का विभाजन है ना धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है यूगोस्लाविया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है नीदरलैंड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो देखिए दोस्तों पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ था ना तो हमारे देखिए दोस्तों भारत के साथ हुआ था। ठीक है, भारत के साथ धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत के साथ ये बंटवारा हुआ था, तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न है। ठीक है, इसको हम ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को
अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रति व्यक्ति की आय को, ठीक है, आय का मतलब होता है कि उसकी तनख्वाह, ठीक है, उसकी पगार। ठीक है, तो दोस्तों प्रति व्यक्ति की आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है औसत आय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत आय, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत से स्टूडेंट क्या होंगे, यहाँ पर व्यक्ति लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, व्यक्तिगत आय, ठीक है, जो कि ये गलत है। ठीक है, राष्ट्रीय आय ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये औसत आय हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों औसत आय का मतलब क्या होता है, जब देखिए दोस्तों हम ना आय निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखिए दोस्तों कुल देश की आय करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल देश, ठीक है, कुल देश की आय, कुल देश की आय, ठीक है, कुल देश की आय। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुल देश की आय को ना भाग कर देते हैं कुल जनसंख्या से। ठीक है, जनसंख्या से, जब जनसंख्या से भाग करते हैं ना तो यहाँ पर देखिए दोस्तों औसत आय निकल के आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी औसत यहाँ पर आय हो जाएगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति की आय को किस नाम से जाना जाता है, औसत आय से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी है खनन क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर देखिए दोस्तों कृषि क्षेत्रक। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र से जाना जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि दोस्तों गन्ने से चीनी बनाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ों को यहाँ पर कच्चे माल से यहाँ पर कई चीज़ों को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों औद्योगिक यहाँ पर क्षेत्रक हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो द्वितीय क्षेत्रक को यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्रक से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 13 है। ठीक है, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर द्वितीय क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय क्षेत्रक। ठीक, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, यहाँ पर ये तृतीय क्षेत्रक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों द्वितीय क्षेत्रक का तो संबंध यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रक से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ सेवा को क्रियाकलाप क्षेत्र के नाम से अंतर्गत रखा गया है, किसमें, तृतीय क्षेत्रक में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर इसका 14 है। ठीक है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, हमें बताना है कि हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है, मतलब किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन ए सड़क मार्ग से होता है, फिर उसके बाद ऑप्शन बी है समुद्री मार्ग से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है रेल मार्ग से सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर डी है वायु मार्ग से सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सड़क मार्ग से तो नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिकांश विदेशी व्यापार की बात कर रहा है ना, तो सड़क मार्ग से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर रेल मार्ग से भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर वायु मार्ग से भी नहीं होगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अगर विदेशी व्यापार की बात करें तो समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, जो हमारे समुद्र होते हैं ना, जो विदेशी यात्रा के लिए सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, क्योंकि समुद्री जहाज़ों में बहुत सारा माल भर के हम ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा समुद्री मार्ग हो गया। ठीक है, समुद्र पार करने के लिए देखिए दोस्तों हमारा रेल तो नहीं कर सकता। ठीक है, और ना ही वायु कर सकता। ठीक है, जो वायु हवाई जहाज वगैरह होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, वो मतलब पार तो कर सकते हैं लेकिन समुद्र के इतना सामान लाद के नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार की बात करी गई है तो समुद्री मार्ग से सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा की बात की, अधिकांश की बात की है समुद्री मार्ग, ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 15 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार, ठीक है, अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हमें इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों इसमें ना ऑप्शन नंबर ए है 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है 22 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है 24 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी है 24 दिसंबर को। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, सी है यहाँ पर महाराष्ट्र और डी है यहाँ पर झारखंड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में भाई पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में देखिए दोस्तों कोयला वगैरह पाया जाता है। ठीक है, कोयला वगैरह पाया जाता है, यहाँ पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती, कोयला वगैरह पाया जाता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में देखिए दोस्तों राजस्थान में यहाँ पर पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में काली मिट्टी मृदा पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है, एजेंडा 21 का संबंध किससे था। ठीक है, किससे है, ऑप्शन नंबर इसका ए है ओजोन क्षरण से है, ऑप्शन नंबर बी है पैसिफिक तापन से है, ऑप्शन नंबर सी है जलवायु परिवर्तन से है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है सतत पोषणीय विकास से है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतत पोषणीय विकास है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2014 में ये आरंभ किया गया था। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 19 है। ठीक है, निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। ठीक है, जायद फसल, ठीक है, नाजायद नहीं जायद। ठीक है ना दोस्तों, जायद फसल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर बी है गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी है चना और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर तरबूज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जायद फसल जो होती है ना वो मार्च और अप्रैल में बोई जाती हैं। ठीक है, अब आप ना पता लगा सकते हो कि कौन कौन सी फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, तो जो फसल होती है ना वो अधिक गर्मी को सहन कर सकती हैं, अधिक गर्मी यानी कि शुष्क हवा को भी सहन कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी फसल कौन सी होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसी फसल होती है ना यहाँ पर तरबूज। ठीक है, तरबूज हो गया, यहाँ पर देखिए दोस्तों तरबूज के साथ साथ देखिए दोस्तों खीरा भी होता है। ठीक है, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, इस प्रकार से जो हमारी ये फसल होती है ना ये जायद फसल होती हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और ये अधिक गर्मी शुष्क हवा को ये सहन कर सकती हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए दोस्तों सही ऑप्शन नंबर डी तरबूज हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इन क्वेश्चन को अपना अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए यार सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप इन क्वेश्चन को ना घोर के पी जाना यार। तो चलिए दोस्तों अब हम ना क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर लास्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी है नमक। ठीक है, और देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जस्ता, ऑप्शन नंबर डी है ग्रेफाइट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अग्नेय चट्टानों में देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ना धातु पाई जाती है। ठीक है, धातु पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों धातु में देखिए दोस्तों ये कौन सी इसमें धातु हो जाएगी, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारी ऑप्शन नंबर सी जस्ता हमारी धातु हो जाएगी, जिससे हम ना जिंक बोलते हैं। ठीक है, जिंक बोलते हैं। अब धातु देखिए दोस्तों आयरन हो गई, Fe हो गई, देखिए दोस्तों प्लेटियम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सारी धातु होती हैं जो देखिए दोस्तों अग्नि चट्टानों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को किए हैं, 20 क्वेश्चन को किए हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ना इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ना इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इन क्वेश्चन को छाँट के लेके आया हूँ। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।